हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात करें चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर सेकंड का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस एंड बात कर रहे थे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी हम बात कर रहे थे परासरण, या हम बात कर रहे थे तथा परासरण दाब। हम बात कर रहे थे परासरण और बात कर रहे थे परासरण दाब के बारे में। मैंने आपको सबसे पहले विसरण के बारे में बताया था कि वहां पर जो अवयवी कण है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। फिर मैंने आपको झिल्ली के प्रकार बताए थे। झिल्ली दो प्रकार की होती है, पारगम्य झिल्ली जिसमें विलय विलायक दोनों जा सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें केवल और केवल विलायक जाएगा, विलय को जाने की अनुमति नहीं होती। बात क्लियर थी? फिर अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की थी, एक तो कृत्रिम जो लेबोरेटरी में बनाई जाती है, उसका एग्जाम्पल था कॉपर फेरोसाइनाइड, और एक हमारे पास आर्टिफिशियल जो हमारे प्लांट सेल में पाई जाती है। ये बात हो गई थी। फिर मैं आपको बता रहा था ओस्मोसिस के बारे में। मैंने कहा था ओस्मोसिस ओनली फॉर ओनली किसका होता है? सॉल्वेंट का, यानी विलायक का गुण होता है, विलय का गुण नहीं होता। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस ओस्मोसिस में जो होता है, जो विलायक के जो अणु है वो निम्न सांद्रता से कहां जाते हैं? उच्च सांद्रता की तरफ। लेकिन मैंने आपको ये बताया था विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ भी जाते हैं। दोनों प्रोसेस होता है ओस्मोसिस में, लो से हाई और हाई से लो। इसके अलावा मैंने बताया था आपको यहाँ जो वाइपर प्रेशर होता है हाई भी होता है, लो भी होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो परासरण होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः प्रक्रम होता है, इसलिए उसके जो डेल्टा जी का मान होगा लेस देन 0 होगा, या आप कह सकते हो गिव द फ्री जो एनर्जी है उसका मान कितना होगा भाई? नेगेटिव होगा। ये बात मैंने आपके साथ की थी और मैंने आपको डायग्राम के द्वारा उस पूरी बात को समझाने की पूरी कोशिश की है भाई। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। हम बात करेंगे भाई परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस की बात तो मैं पूरी कर चुका हूं कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। जो भी डेफिनेशन थी, जो भी टॉपिक थे, जो भी पॉइंट था और जो भी डायग्राम था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ वो डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देखे, उसके बाद ही आपको इसकी बात समझ में आएगी, अन्यथा आपको बात समझ में नहीं आएगी भाई। सुनो भाई, हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कि वह दाब, भाई दाब है तो दाब तो होगा ही भाई। परासरण क्या है? दाब, एक प्रेशर है, तो प्रेशर की बात तो करेंगे। मैं कहूंगा वह दाब जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। सुनो ध्यान से बात, वह दाब जिस पर परासरण, वह दाब जिस पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, यानी जहां पर ओस्मोसिस होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, परासरण की क्रिया रुक जाती है, कोमा उस विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। सुना बात ध्यान से, वह दाब जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाती है। आपको पता था, मैंने आपको बताया था डायग्राम में, कंटेनर लिया था हमने, यहां पे क्या लगाई थी? हमने एसपीएम लगाई थी। क्या लगाई थी यहां पर? हमने लगाई थी यहां पर एसपीएम। यहां तो लिया था हमने सोलवेंट, और यहां हमने क्या लिया था भाई? सॉल्यूशन लिया था। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमको पता था यहां पर इससे ज्यादा P1 ज्यादा था P2 से, पता हमको P1 ज्यादा था P2 से, C1 कम थी C2 से, ये बात थी। तो यहां से पार्टिकल आएंगे नहीं आएंगे, और यहां से पार्टिकल भी जाएंगे इधर, बताया था ना भाई इससे पहले लेक्चर में। तो जहां पर दोनों आके इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, जहां पर ना तो कोई इधर जाएगा ना कोई इधर जाएगा, मैं कहूंगा जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी, तो उस टाइम जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी परासरण दाब वह दाब है जहां पर ओस्मोसिस की जो मेथड है, ओस्मोसिस यानी परासरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, ना तो कोई इधर जाएगा ना ही कोई इधर जाएगा। उस दाब को बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं उसे? परासरण। ध्यान रखना, परासरण दाब विलयन का भी हो सकता है और आप बाह्य दाब भी लगा सकते हो। आप ऊपर से खुद के द्वारा प्रेशर अप्लाई करके भी परासरण की क्रिया को रोक सकते हो। अगर आपने दाब बाह्य से लगाया है तो वो भी दाब किस में काउंट होगा भाई? परासरण दाब में। सुना बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस में आपने कोई बाह्य बल लगाकर, आपने कोई बाह्य दाब लगाकर अगर परासरण की क्रिया को रोक दिया, तो आपने जो दाब लगाया है वो दाब भी किसमें काउंट होगा भाई? परासरण दाब में। क्योंकि परासरण दाब क्या है कि वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, उस दाब को बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं उसको? परासरण दाब। यानी परासरण दाब आप एक्सटर्नल प्रेशर के रूप में भी काउंट कर सकते हो। अगर आपने बाह्य रूप से कोई दाब लगाकर अगर आपने परासरण की क्रिया को रोक लिया है, तो समझ जाना वो आपने जो दाब लगाया है वो दाब भी क्या होगा भाई? परासरण दाब होगा। बात समझ में आ रही है? यानी परासरण दाब क्या होता है? वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस दाब को बोलते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब को किसे लिखते हैं? देखो
परासरण दाब को पाई से, पाई बोलते हैं ना, पाई से प्रदर्शित किया जाता है। परासरण दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पाई से प्रदर्शित किया जाता है। परासरण दाब को हम सामान्य प्रेशर को तो पी से लिखते हैं, और परासरण दाब को किससे लिखते हैं? पाई से। परासरण दाब को किससे प्रेजेंट किया जाता है भाई? पाई से दिखाया जाता है। अब परासरण दाब किसे दिखाया जाता है? पाई से। अब हमें देखना चाहते हैं कि सर ये परासरण दाब काउंट कैसे होता है। सर ये जो परासरण दाब है उसको हम काउंट कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकल मेथड होगा, सीधे तो आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको याद हो, दाब जो मापते हैं, दाब मापने के दो यंत्र का आपको पता हो तो पढ़ाया जाता है 11वीं में। प्रेशर मापने के दो यंत्र है, एक तो हमारे पास होता है बैरोमीटर, एक तो हमारे पास क्या होता है? बैरोमीटर, और एक हमारे पास होता है मैनोमीटर। 2 मीटर होते हैं, एक तो हमारे पास होता है बैरोमीटर और एक हमारे पास होता है मैनोमीटर। आपने देखो बैरोमीटर क्या होता है? जिसमें मरकरी की नलिका लगाई जाती है और फिर मरकरी के माइट देखते हैं, वो होता है बैरोमीटर। 2 उपकरण होते हैं दाब मापने के, एक तो हमारे पास होता है बैरोमीटर और एक हमारे पास होता है मैनोमीटर। इन दोनों उपकरणों की सहायता से किसको मेजर किया जाता है भाई? दाब को मेजर किया जाता है। ऐसा ही परासरण दाब के बारे में होगा। परासरण दाब को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है अभी बताऊंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये डिस्कस करेंगे कि परासरण दाब जो है वो कैसे मेजर होगा, हम कैसे काउंट करेंगे परासरण दाब को। बात क्लियर है? लेकिन सबसे पहले आपको परिभाषा आना चाहिए। परिभाषा क्या है? कि वह दाब जिस पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है उस विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब। अगर आपने कोई बाह्य दाब लगाकर, अगर आपने कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर भी अगर आपने ओस्मोसिस को रोक दिया है, अगर आपने कोई बाह्य दाब लगाकर भी अगर आपने परासरण की क्रिया को रोक दिया है, तो आपके द्वारा जो दाब लगाया गया है वो दाब भी किसमें काउंट होगा भाई? परासरण दाब में। क्योंकि परासरण दाब होता है क्या है? ऐसा दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, उस दाब को क्या बोलते हैं? परासरण दाब। बात क्लियर है? अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे लिखते हैं पाई से। किससे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं भाई पाई से। अब सुनो बात आगे की कि परासरण दाब को कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा। मैंने पहले कहा आपसे परासरण दाब को आप थ्योरी के रूप में करेंट नहीं कर सकते, इसे प्रैक्टिकली काउंट किया जाता है। कैसे काउंट करेंगे? हमारे पास एक कंटेनर होता है, देखना ध्यान से बात। ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या लगा दी मैंने? कीप लगा दी। जानते हो ना कीप क्या होती है? इस प्रकार कीप होती है, कीप होती है इस प्रकार कीप, थिसेल कीप बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है थिसेल कीप। हमने क्या किया? एक कंटेनर लिया, ओपन कंटेनर, इसमें हमने कीप लगा दी। ठीक है, इस कीप का जो सिरा था, इसका जो टॉप, भाई ये कीप होगी ऐसी, ये कीप ऐसी थी। इस कीप के जो ओपन वाले सिरे था, जो मुंह वाला सिरा था, इस मुंह वाले सिरे पर लगा दी मैंने एसपीएम। क्या लगा दी यहां पर? जानते हो ना एसपीएम क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी इस जो नली थी, ये जो कीप थी, इस कीप के जो सिरे पर, यानी इसके माउथ वाले सिरे पर मैंने लगा दी एसपीएम। थोड़ा साफ साफ बनाता हूं ताकि आपको सही दिखे। देखो बात ध्यान से, उम्मीद यही करेंगे आज या कल में अपना ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाए। बस लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये समझ लो आप। 2 टॉपिक और थे आपके सिलेबस में, लेकिन वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, बाकी उनको भी डिस्कस करते हैं अपन। देखो जी, ये हमारे पास है कीप, इस कीप के मुंह पर लगा दिया मैंने एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी भाई? इसको बोलते हैं हम एसपीएम। क्या बोलते हैं इसको? एसपीएम। जानते हो ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लिख देता हूं यहां पर, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास होती है थिसेल कीप, इसे बोलते हैं थिसेल कीप। ठीक है, अब सुनो, लगा दिया आपने। इसके अंदर बाहर, इस कीप के जो बाहर था, कीप के अंदर तो अलग बात होगी, कीप के बाहर अलग बात होगी। यानी जो कंटेनर था, इस कंटेनर में डाल रखा था मैंने प्योर सोलवेंट। क्या रख रखा था इसमें? हमने रख रखा था भाई प्योर सोलवेंट। जानते हो ना प्योर सोलवेंट क्या होता है? शुद्ध विलायक। ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में क्या डाल दिया हमने? प्योर सोलवेंट। और ये जो कीप थी, इस कीप में डाल रखा था, ये जो कीप थी, इस कीप में भरा हुआ था भाई सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ था इस कीप में? इस कीप में भरा हुआ था भाई सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल को देखो ध्यान से आप कि जो हम परासरण दाब है उसको काउंट कैसे करते हैं। ये जो कंटेनर था, एक कंटेनर था, ओपन कंटेनर था। अगर ओपन कंटेनर होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर भी तो होगा भाई, पी एक्सटर्नल। अरे एटमॉस्फेयर पे लगा ना ऊपर से, कितना होता है? 1 atm होता ही नहीं होता। अगर कंटेनर ओपन है, अगर कंटेनर ओपन है तो बाह्य दाब भी लगेगा। कितना होगा? पी एक्सटर्नल। जानते हो ना एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाह्य वाष्प दाब। कितना होगा? 1 atm। ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट का तो प्रेशर होगा ही होगा। देखो जी, हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में क्या ले लिया हमने? प्योर सॉल्वेंट। फिर हमने कीप लगाई, कीप के मुंह पर क्या लगा दिया हमने? एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसके अंदर क्या भर दिया हमने? सॉल्यूशन भर दिया। किसी का भी सॉल्यूशन ले लो, वो आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा? आप जानते हो
मैंने बताया था आपको कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। यहां तो प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऊपर से क्या लग रहा है, वाष्प दाब भी तो लग रहा है, वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, तो मैं कहूँ प्रेशर और ज्यादा लगेगा। बताओ जब प्रेशर और ज्यादा लगेगा तो मैं कहूँ सॉल्यूशन का प्रेशर तो कम है, और बताओ सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है कि नहीं है। अगर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, बताओ इस एसपीएम में से होकर, जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है बताओ इस एसपीएम में से होकर, बताओ इस कीप के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे बताया था ना आपको इससे पहले लेक्चर में कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा यहां से जो एसपीएम लगी हुई है, इस एसपीएम में से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है बताओ इसके अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो मैं कहूंगा कीप के अंदर मान लो यहां तक विलियन भरा हुआ था। सोचो आप, मान लो कि कीप में यहां तक विलियन भरा हुआ था, जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल इस एसपीएम के द्वारा इसके अंदर जाएंगे तो बताओ कीप का स्तर जो है बताओ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा। मान लो कि पहले इस कीप के अंदर यहां तक विलियन भरा हुआ था, लेकिन जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे बताओ स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अरे सांद्रता बढ़ेगी ना, जब तो हाई कंसंट्रेशन होगी इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मैं कहूँ जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होके इसके अंदर प्रवेश करते हैं बताओ इसकी ऊंचाई बढ़ती ही नहीं बढ़ती। मान लिया कि वो ऊंचाई यहां तक चली जाती, पहुंच गए यहां तक बढ़ जाता है स्तर। देखो अलग से दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे, दिख रहा है साहब। मैंने माना था यहां तक पहले हमारे पास विलियन भरा हुआ था, लेकिन जैसे यहां पर आपने प्योर सॉल्वेंट डाला तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसके जो पार्टिकल हैं इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बताओ अंदर प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे। अगर ये अंदर प्रवेश करेंगे तो बताओ विलियन का स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और यहां तक जाकर, इस तक जाकर ये जो प्रेशर था, ये हाइट है हमारे पास h, कितनी h है, हाइट है ये हमारे पास h हाइट है। जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल इस कीप के अंदर प्रवेश करेंगे तो इसका स्तर बढ़ेगा, और यहां पर जाकर जो है वो स्तर रुक जाता है। यहां पर जाकर क्या हुआ, स्तर रुक गया। अरे सोचो ना, बात सुनो ध्यान से, आप पूरी बात आपको क्लियर समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने रख लिया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। फिर हमने कीप लगाई, उस कीप के मुंह पर लगा दी मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली। जानते हो आप अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, ओनली सॉल्वेंट को जाने देगी, सॉल्यूट को आने जाने की अनुमति नहीं होती। सुनो भाई, इसके अंदर क्या भर लिया हमने, सॉल्यूशन भर लिया। हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किसकी तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है बताओ इस एसपीएम को पार करके बताओ इसके अंदर प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे, प्रवेश करेंगे। अगर ये इसके अंदर एंट्री करेंगे तो पहले मैंने माना था कि यहां तक हमारा विलियन भरा हुआ था, जैसे ही सॉल्वेंट के पार्टिकल इसके अंदर एंट्री मारेंगे बताओ इसका स्तर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। मान लिया कि इसका स्तर इतना बढ़ा और यहां पर जाकर वो स्तर रुक गया, यानी इसके बाद में ना तो स्तर बढ़ा ना ही स्तर घटा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जाकर मैं कहूंगा यहां पर जाकर बताओ ओस्मोसिस रुका कि नहीं रुका, क्योंकि ये जो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल जो इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओस्मोसिस। क्या कहलाता है, अरे बताया था ना, जब शुद्ध विलायक अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण। मैं कहूं यहां पर जाकर परासरण की क्रिया हो गई, रुक गई। और मैंने कहा था जिस दाब पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है उस दाब को क्या बोलते हैं भाई, परासरण दाब। बताया था मैंने आपको, अभी आपको बताया था कि जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी उस दाब को क्या बोलोगे आप, परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है भाई, पाई। क्या होता है मेरे पास, पाई। कितनी हाइट है मेरे पास, h, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, d, और ग्रेविटी कितनी होगी, g। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई इक्वल टू एच डी जी। क्या बनेगा, पाई इक्वल टू एच डी जी। क्या बनेगा जी, पाई इक्वल टू एच डी जी। और ये बात पढ़ाई जाती है आपको जब आप पढ़ते हो बैरोमीटर। बैरोमीटर में प्रेशर बराबर क्या होता है, एच डी जी। होता ही नहीं होता, तो वही प्रेशर कौन सा होगा हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर पाई क्या है, यहां पाई हमारे पास है जी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे हाइट ही तो देखोगे आप, इसकी हाइट कितनी थी, इसकी डेंसिटी कितनी थी, और उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना था। अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई। एक्सपेरिमेंट कैसा था, हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट। क्या ले लिया जी, प्योर सॉल्वेंट। जैसे आप प्योर सॉल्वेंट लोगे और इस कीप में क्या ले लिया आपने, सॉल्यूशन। हमने कीप के मुंह पर क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली। हम जानते हैं इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये अंदर एंट्री करेंगे तो इसके अंदर का स्तर बढ़ेगा। मान लिया कि यहां पर जाकर स्तर रुक जाता है, और जहां पर रुक जाएगा उस प्रेशर को क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। कितनी हाइट है इसकी भाई, पहले तो यहां तक भरा हुआ था ना, यहां से यहां तक की क्या काउंट कर लेंगे हम, हाइट h, इसकी डेंसिटी ले लेंगे, इसकी ग्रेविटी ले लेंगे। बताओ प्रेशर का फॉर्मूला आएगा नहीं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एच डी जी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई इक्वल टू एच डी जी। बात के लिए ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को। तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी भाई एच डी जी। कितनी आ जाएगी, एच डी जी। यहां तक बात क्लियर है। अब सुनो बात ध्यान से, अब इसको फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो जी, यहां तक बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि मेजर किस प्रकार किया जाता है।
अब सुनो बात ध्यान से, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण से पढ़ा होगा आपने 11th में, पढ़ा होगा आपने आदर्श गैस समीकरण, पढ़ा है ना आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी इजकल टू एन आर टी, होता है कि नहीं होता, इसे तो बोलते हो आप आइडियल गैस इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसे, आदर्श गैस समीकरण, क्या बोलते हैं इसको, आदर्श गैस समीकरण। अब देखो ये समीकरण किसके ऊपर लगता है, गैस के ऊपर, किसके ऊपर लगता है, गैस के ऊपर। अगर मान लो उसे मुझे विलियन पर लगाना है, किस पर लगाना है, विलियन पर, अगर आपको उसके ऊपर विलियन पर लगाना है तो यहां पर पी थोड़ी लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे, पाई। अरे भाई ये पी किसके लिए होता है, गैस के लिए, हमको गैस की बात थोड़ी करनी है, हम तो यहां बात विलियन की कर रहे हैं, और हम जब यहां बात विलियन की करेंगे तो पी की जगह क्या लिखेंगे भाई, पाई, क्या लिखेंगे, पाई। समझ गए ना, पाई क्या है, ये भी दाब है और ये भी दाब है, ये सामान्य दाब है और ये कौन सा दाब है, परासरण दाब। वी तो वी रहेगा, एन तो एन ही रहेगा। आर क्या होता है वहां पर, आर वहां पर होता है गैस नियतांक, क्या होता है, गैस के लिए है तो उसे बोलते हैं गैस नियतांक। यहां पर किसके लिए, विलियन के लिए, तो इसे बोलेंगे विलियन नियतांक, इसे बोलेंगे एस, क्या बोलेंगे, एस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलियन स्थिरांक, और टेम्परेचर सेम रहेगा। तो मैं बताऊं फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई इक्वल टू एन एस टी, क्या बनेगा, पाई इक्वल टू एन एस टी, क्योंकि मैं कहूंगा पाई यहां पर क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर, क्या है जी, परासरण दाब। वी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। एन क्या है हमारे पास, मोल। एस क्या है हमारे पास, एस क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन कांस्टेंट, क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जैसे गैस कांस्टेंट के लिए होती है, इसको बोलते हैं विलियन स्थिरांक, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं विलियन स्थिरांक। कितनी होती है वैल्यू इसकी, होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और टी क्या होगा हमारे पास, टी हमारे पास होगा भाई टेम्परेचर। देखो ये फॉर्मूला बन के आएगा, क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी इक्वल टू एनआरटी। हमको गैस के लिए बात नहीं करनी, हमको विलियन के लिए बात करनी है, तो पी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, वी तो वी रहेगा, एन एन रहेगा, आर को क्या बोलोगे, एस, और टी को बोलोगे टी। फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई इक्वल टू एन एस टी। देखो जी एक नया फॉर्मूला हमने डेवलप कर दिया आइडियल गैस इक्वेशन से। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए लगेगा, ये लगेगा भाई विलियन के लिए। किसके लिए लगेगा, विलियन के लिए परासरण दाब प्रारंभ करने का फॉर्मूला है भाई। अब इस फॉर्मूले से मैं दो केस बना सकता हूं, इस फॉर्मूले से मैं कितने केस बना सकता हूं, दो। देखो पहला केस देखो, केस फर्स्ट, इस फॉर्मूले से मैं दो केस बना सकता हूं। कौन कौन से केस होंगे, देखो जी हमने देखा है पाई इक्वल टू क्या होता है भाई, एन एस टी। यहां एन क्या है, मोल। आप जानते, हम क्या जानते हैं, चूंकि मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। अरे ग्राम अनुभार बता, अनुभारित होता है। मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। इस एन की वैल्यू को पुट कर दूं यहां पर, जैसे आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो पता क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इधर रखो इसको, डब्ल्यू एस टी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर मास। बताओ आएगा नहीं आएगा, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू एस टी, ये वी खा चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा, एम नोट इंटू वी। बताओ नया फॉर्मूला बन के आएगा नहीं है। यानी अगर आपको वेट दिया गया है, आपको मोलर मास दिया गया है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देख लीजिए आप केस फर्स्ट, केस फर्स्ट को आप ध्यान से देखो कि केस फर्स्ट क्या कह रहा है जी। केस फर्स्ट को आप ध्यान से देखो कि केस फर्स्ट क्या कह रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। अगर यहां पर मैं मोल की वैल्यू अगर डब्ल्यू अपन मोलर मास सकता हूं तो वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी। बात क्लियर है, समझ में आई ये बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सुनो बात, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा केस क्या आएगा, सुनो इसको रफ कर देते हैं। पहला केस देख लिया आपने, क्योंकि हम क्या जानते हैं, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपन मोलर मास। इस वैल्यू को पुट कर दिया यहां पर, बस फॉर्मूला आ गया, वी नीचे चल जाएगा, तो पाई बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू एस टी अपॉन एम नॉट इंटू वी। दूसरा केस देखो, केस सेकंड, केस सेकंड क्या होगा, इसको मिटा देता हूं, जगह नहीं है हमारे पास। केस सेकंड क्या होगा देखो जी, पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बस, एन एस टी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बस वी। भाई हमने इस बार एन की वैल्यू नहीं रखी, हमने वी को नीचे भेज दिया। जब आप वी को नीचे भेज दोगे, देखो यहां से क्या दिख रहा है आपको, यहां से क्या दिख रहा है आपको, पाई इक्वल टू ये एन क्या है, मोल, और वी क्या है, वॉल्यूम। आप जानते हो नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हो आप, मोलरिटी। क्या बोलते हो, याद है क्या मोलरिटी का फॉर्मूला, याद है क्या मोलरिटी का फॉर्मूला, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, मोल वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, इसे क्या बोलते हो आप, मोलरिटी। तो बताओ इसकी जगह क्या मैं एम नहीं रख सकता क्या, अरे बताया तो था आपको मैंने, नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हो आप, मोलरिटी। यानी 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, उसकी मोलरता। तो बताओ इसको मैं मोलरता लिख सकता हूं ना, तो मैं कहूंगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एम बराबर क्या होता है, एन अपॉन वॉल्यूम लीटर में, तो क्या रख दूं मैं, एम एस टी, या आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप पाई इक्वल टू सी एस टी। क्या लिख सकते हो, सी एस टी। अरे एम, सी का मतलब क्या होता है, सी का इसको आप एम भी लिख सकते हो, इसको आप सी भी लिख सकते हो भाई। एम का मतलब होता है मोलरिटी और सी का मतलब है सांद्रता, तो मोलरिटी की सांद्रता ही तो है। बताओ फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा, देखो जी इसका मतलब क्या हुआ, जो पाई जो है वो सी के समानुपाती है, और पाई किसके समानुपाती है भाई, टेम्परेचर। दिख रहा है साहब आपको,
पाई किसी समानुपाती है कंसंट्रेशन के, और पाई किसी समानुपाती है टाइम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से देख लीजिए आप, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पाई बढ़ेगा, और जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे पाई की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। वैसे वैसे पाई की वैल्यू भी हमारे पास बढ़ती चली जाएगी। बात क्लियर है? ध्यान से देखिए आप टॉपिक को, पूरी बातें आप क्लियर हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि परासरण दाब क्या होता है, वह दाब जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे क्या बोलते हो आप, परासरण दाब। क्या बोलते हो उसे आप, परासरण दाब। मैंने बताया था परासरण दाब आप बाह्य दाब लगा के काउंट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने बाह्य दाब लगाकर अगर आपने परासरण की क्रिया को रोक दिया है तो आपका जो दाब लगाया जाएगा वो भी किसी में काउंट होगा भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर में। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, प्रैक्टिकल लिया था, उसके द्वारा हमने निकाला पाइस का जो एचडीज था। फिर मैं लिया था आदर्श गैस समीकरण, यहाँ पी इक्वल टू क्या था, एनआरटी, तो पी की जगह लिख दूंगा पाई, वी की वी, एन का एन, आगे जगह लिख देंगे एस। एस बराबर क्या है, विलियन स्थिरांक, टी बराबर क्या है, टेम्परेचर। एक बार तो हमने क्या किया, हम जानते हैं मोल है, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, पुट कर दी वैल्यू हमने, आंसर लेके आ गए। दूसरी बार हमने क्या किया, इसको बटे में ले गए, हम जानते हैं मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, उसे क्या बोलते हैं, मोलरिटी, कैपिटल एम लिख दिया, एस की एस, टी का टी, और एम को हम सी भी लिख सकते हैं क्योंकि सांद्रता होती है, सी एस टी। दिख रहा है, पाई समानुपाती सी के, पाई समानुपाती टी के। अरे ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को समानुपाती थोड़ी होता है, तो पाई के समानुपाती हो जाएगा सी के, और पाई किससे समानुपाती हो जाएगा भाई, टी के। टेम्परेचर बढ़ाओगे पाई बढ़ेगा, सी बढ़ाओगे पाई बढ़ेगा। बात क्लियर है? ये बात थी परासरण दाब के बारे में। यह हो गया आपका ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर समाप्त। अब लास्ट टॉपिक और रह गया इसका, हमको पढ़ने विलयनों के प्रकार। किसके आधार पर, परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार क्या होते हैं। और एक टॉपिक और रह गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, उसे बोलते हैं व्यतिक्रम परासरण। जो आपके घर में आरओ जो काम करता है वो आरओ काम कैसे करता है, उसमें परासरण दाब की क्या भूमिका है वो और देखना है हमको। उसके बाद में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम अगले वाले चैप्टर की। उम्मीद करूंगा जब तक शायद स्कूल ओपन ही हो जाएंगी तो शायद ऑफलाइन हमारी क्लास लग पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।